हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, आज का हमारा पेपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2018 के जो ग्रुप बी का पेपर था, जिसकी एग्ज़ाम 31 अक्टूबर 2018 को हुई थी। उसमें जो 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए थे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने आरपीएससी इसी एग्ज़ाम का मतलब आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 का जो ग्रुप ए का पेपर है वो पहले कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, बाकायदा एक अलग से प्लेलिस्ट इसकी मैं बनाऊँगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, एच टेट की अलग है, यूपी टेट की अलग है, रिट वाली अलग है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018 जो अभी एग्ज़ाम हुई थी जनवरी 2020 में, उसके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वो पेपर भी नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, पूरे पेपर देखना दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको ये पता नहीं चलता कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि सब मिक्स होते हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन का स्तर भी अच्छा होता है, इसीलिए जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनसे प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने 31/10/2018 का ये पेपर है सेकंड ग्रेड का। अब इसमें हम ये जीके वाले पेपर छोड़ते हैं, क्वेश्चन छोड़ते हैं और सीधा साइकोलॉजी के क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, 68 नंबर क्वेश्चन से साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्कृतियों से और दिए गए सभी विकल्प। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किससे संबंधित है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों, इसमें अधिगमकर्ता से भी संबंधित होती है, अधिगम प्रक्रिया से भी शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, और अधिगम की जो स्थितियाँ हैं उससे भी संबंधित है। और तो इसका मतलब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, गलत कथन पूछा हमसे। अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, इसमें कौन सा कथन गलत है, हमसे बात पूछी गई है ये। तो आप सबको पता है कि अधिगम का परिणाम है वो व्यवहार परिवर्तन होता है, ये बात एकदम सही है। अधिगम समायोजन है, ये बात भी एकदम सही है। अधिगम सार्वभौमिक होता है, ये बात भी एकदम सही है कि अधिगम है वो सार्वभौमिक होता है। अब लेकिन इसमें कथन है वो तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है, ये बात इसमें गलत है। क्योंकि अधिगम हमेशा देख कर ही हो, ये बात तो कोई सही बात नहीं है। अधिगम हम करके भी सीखते हैं। तो अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है, ये बात यहाँ पे गलत हो गई। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक विद्यार्थियों ने सॉरी दोस्तों, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके: उपलब्धि की, अभिज्ञता की, व्यक्तित्व की और अभिव्यक्ति की। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया। अब आप सबको पता है कि टीएटी विधि है वो कब काम में लेते हैं? व्यक्तित्व को मापन की विधि है टीएटी विधि, मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा दी गई, आप सबको पता भी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए काम में ली जाती है टीएटी विधि, और इसमें कार्डों की संख्या होती है वो 31 होती है, जिसमें 30 कार्ड हैं वो तो मतलब चित्र बने हुए होते हैं, और एक कार्ड है वो सादा कार्ड होता है जिसपे कहानी भी खुद को ही लिखनी होती है और चित्र भी खुद को ही बनाना होता है। और जो प्रयोग करते हैं उसमें कार्ड मतलब काम में आते हैं 21 कार्ड। 10 कार्ड तो होते हैं जिस लिंग का मतलब व्यक्ति, मान लीजिए आदमी या औरत, उसके हिसाब से 10 कार्ड दिए जाते हैं। उसके बाद थोड़ी टाइम का अंतराल दिया जाता है, और अंतराल के बाद 10 कार्ड हैं वो दोनों के चित्र मतलब उभयलिंगी, जिसमें आदमी और औरत दोनों का चित्र बना होता है, वो कार्ड दिए जाते हैं। और उसके बाद एक कार्ड कागज़ और दिया जाता है, या एक कार्ड और दिया जाता है जिसमें चित्र भी उसी को बनाना होता है और कहानी भी उसको ही लिखनी होती है। तो ये पूरी बात हमने कर ली टीएटी विधि की। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और सापेक्षता का नियम। तो जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, यहाँ पे कीवर्ड है संतुष्टि प्राप्त होती है, उन्हें सीख लिया जाता है, कौन सा नियम कहलाता है? ये कल्पना का नियम है, या फिर प्रभाव का नियम है, या तत्परता का नियम है, या फिर सापेक्षता का नियम है? तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम इसको। तो जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के लिए संतुष्टि प्राप्त होती है तो वो होता है प्रभाव का नियम। मतलब जिसको सीखने से हम संतुष्ट होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, या फिर ऐसा ही क्वेश्चन एक कल भी आया था जिसमें मतलब दंड की बात की गई थी। तो ये सब होते हैं पुरस्कार और दंड या संतुष्टि, ये सब प्रभाव के नियम में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
सॉरी दोस्तों, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि, अभिक्षमता। तो बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? तो दोस्तों बेसल आयु किससे संबंधित होती है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुद्धि से संबंधित होती है। बेसल आयु बुद्धि से संबंधित है। जिसका बेसल आयु जो शब्द है वो कब काम में लिया गया था? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेसल आयु और टर्मिनल आयु दो शब्द वो काम में लिए गए थे सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। तो यहाँ पे बेसल आयु संबंधित होगी बुद्धि से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्धि लब्धि IQ के परिकलन का सूत्र है CA बट्टा MA गुणा 100, MA बट्टा CA गुणा 100, CA बट्टा 100 गुणा MA और 100 बट्टा MA गुणा CA। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये तो। बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी MA बट्टा CA गुणा 100, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रोडसा इंक ब्लोड टेस्ट परीक्षण में शामिल होते हैं 5 काले और 5 रंगीन कार्ड, 10 काले तथा 10 सफ़ेद कार्ड, 5 काले व सफ़ेद और 5 बहुरंगी कार्ड और 10 बहुरंगी कार्ड। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन भी होता है कि इसमें क्या करें कि 5 काले और 5 रंगीन कार्ड करें या फिर 5 काले व सफ़ेद और 5 बहुरंगी कार्ड करें। तो दोस्तों ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, क्योंकि आप यहाँ से वो रिट है वो लगा सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है वो गलत होता है तो ये आपको काम में आएगा कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 5 तो होते हैं ब्लैक एंड वाइट और 5 होते हैं बहुरंगी कार्ड। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट है। रोसा का इंक ब्लोड टेस्ट है उसमें 5 तो ब्लैक एंड वाइट और 5 बहुरंगी कार्ड है वो काम में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रेरणा प्रबलन रास सिद्धांत के प्रदाता हैं। प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हल, फ्रायड, मैस्लो और कैप्सन। तो प्रेरणा प्रबलन का सिद्धांत है वो हल ने दिया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रबलन का सिद्धांत है वो हल ने दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ होगा। अब इसकी मानसिक आयु 16 दे रखी है और 25 साल का ये लड़का है, तो इसको हमें IQ है वो बतानी है। आप सबको पता है कि सूत्र इससे पहले ही आया है और हमें याद भी है। तो सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु तो यहाँ पे 16 है और वास्तविक आयु हो जाएगी 25। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, तो अब कट जाएगा कितने? 25 से कट जाएगा, 25 कम 25 और 25 चौक 100, 4 से कट जाएगा तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64, 64 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप सबको मैंने निकाल के बता दिया। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और 100 से गुना करते हैं, ये IQ का सूत्र होता है। अब मानसिक आयु हमको 16 दे रखी है और वास्तविक आयु है 25 वर्षीय लड़का बता रहेगा, तो 25 साल हो जाएगी। 100 से हम काटेंगे, 25 से कट जाएगा सीधा सीधा। 25 को मतलब 4 बार बोलने पे 100 आता है, तो 25 चौक 100 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के कोष्ठक में परिवर्तन लाना चाहती है। चेतना, आत्मा, मस्तिष्क और व्यवहार। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पूछने का तरीका देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है, ऑप्शन 4। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और चारित्रिक विभिन्नताएं। तो अभिरुचि, अभिरुचि और अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति मतलब वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसकी उपलब्धि क्या है, वो क्या सोचता है, उसके सोचने का तरीका क्या है और वो उसका मतलब पैसा क्या है, वो जीवन यापन करने के लिए क्या कार्य करता है, ये सबका अलग अलग है। तो ये हो जाएंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर और प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये तो सब
आते हैं हमको एकदम इजी है, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं दोस्तों। आप वर्तमान में जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम से आपको उलझाने का प्रयास करेगा, ऐसे इजी क्वेश्चन तो बहुत ही कम, एक या दो आएंगे जो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो ये समझिए आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे। तो अधिगम का साइन सिद्धांत है वो टोलमैन के द्वारा दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है, ये भी सही बात है। प्रयत्न और त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे कौन सा गलत युग्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो ब्रूनर का नहीं है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो बांडुरा का है। अब यहाँ पे आप बै अगर आप में मतलब जल्दीबाजी करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आप यहाँ पे ब्रूनर की जगह मतलब अपने आप एग्जाम की टेंशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आप 2.5 घंटे में आपका मन है वो मतलब शांत रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा जल्दी करोगे तो आप ब्रूनर का आपको बंडूरा ही दिखेगा, ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे। तो यहाँ पे सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो अल्बर्ट बंडूरा का दिया हुआ है, इसलिए ये बात है गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम और वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों। तो बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को कौन प्रभावित करता है, तो दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण दोनों चीजें हैं वो बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नांकित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो दोस्तों ये सा क्वेश्चन तो शायद हमने जो अभी तक 37-38 पेपर किए हैं उसमें शायद लगभग 20 बार ये क्वेश्चन जरूर आया है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अभ्यास का नियम। तो दोस्तों तभी मैं कह रहा हूँ अगर आप ये सभी क्वेश्चन भी कर लोगे और आप जो पढ़ रहे हो एक ही चीज़ का नोट्स, या तो आप एक बुक पढ़ो या फिर आप किसी कोचिंग में करते हो तो वो कोचिंगों के नोट्स पढ़ो। इसके अलावा जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करोगे और उससे जो आपके पास नोट्स हैं उसका रिवीजन करते जाओगे तो आप आराम से 25-26 प्लस क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन अमूमन 50 से 60% तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो लास्ट किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है लेकिन ऑप्शन में आपको हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पे हाँ ये ऑप्शन है वो गलत चीज़ है। अब दोस्तों क्या है, समायोजन के संदर्भ में कौन सा गलत है, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी चीज़ है वो गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यहाँ पे दे दिया यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब इतना माइनर सा वर्ड है नहीं है, ऐसा लिखते ही ये क्वेश्चन है ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है, तो समायोजन है वो संतुलन प्रदान करता है, समस्या का समाधान भी करता है और कुसंयोजित व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं, या फिर समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति है वो तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन और दिए गए सभी विकल्प। तो दोस्तों ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सृजनात्मकता की सभी विशेषताएं होती हैं, मौलिकता भी होता है, प्रवाहशीलता भी होता है और लचीलापन भी होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए। ए और ब दोनों सही है और दोनों ही गलत हैं। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वयं की जानकारी के बारे में भी, मतलब स्वयं की ज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है और बालक की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए भी उपयोगिता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए व ब दोनों कथन है वो सही हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत या निम्न उपलब्धि वाले। तो अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे हैं वो अधिकतम कैसे होते हैं, संगठित होते हैं या संगत होते हैं या आक्रामक होते हैं या निम्न उपलब्धि वाले। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे होते हैं वो निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट है, निम्न उपलब्धि वाले। अब बात करते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन की। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित और विषय केंद्रित। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसा बना दिया है, तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा और एकदम इजी क्वेश्चन है, बाल केंद्रित। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित है वो बना दिया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में
कितने तत्वों का सम्मिलित है वो किया गया है, 100, 120, 200, 150। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है। तो प्रारंभ में 120 थे, 120 कोष्ठ बताए थे गिलफोर्ड ने, उसके बाद 150 बताए थे, उसके बाद 180 बताए थे। तो सबसे पहले प्रारंभ की बात हमसे पूछी है, प्रारंभ में 120 ही बताए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों मुकाम प्रसिद्ध है, तो हमारे जो 20 क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है कि सेकंड ग्रेड में 20 ही क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं, और हमने दोनों पेपरों के ये 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं सेकंड ग्रेड 2018 के। अब हम कल एक नया पेपर लेकर आएंगे जीके वाले क्वेश्चन। अगर आपको देखने हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें, मैं ये भी आपको करवा दूंगा जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।